दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजकुमार चंद्रहास की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। केरल राज्य में मेधावी राजा राज्य करते थे। उनका 5 साल का एक बेटा था जिसका नाम चंद्रहास था। एक दिन उनके राज्य पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी, जिसकी वजह से राजा मारा गया। राजा की मृत्यु का दुख रानी सहन न कर पाई, इसीलिए उन्होंने भी अपनी जान दे दी। अब राजकुमार चंद्रहास, जो कि बेचारा 5 साल का ही था, वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया। रानी की दासी ने राजकुमार को अपने साथ लिया और वो उसे कुंतलपुर लेकर चली गई। राजकुमार बहुत ही सुंदर था, इसीलिए सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन देव ऋषि नारद धरती लोक पर घूमने के लिए आए। उन्होंने चंद्रहास को भगवान सालग्राम की मूर्ति देकर एक मंत्र बता दिया और फिर वे वहां से चले गए। नन्हा बालक देव ऋषि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब वह जिस समय अपने कोमल कंठ से प्रभु का गान करता और नृत्य करता तो देखने वाले उस पर मुग्ध हो जाते। कुंतलपुर का राजा भगवत भक्ति करता था। वह भोग विलास से काफी दूर रहता था। उसके राज्य की सारी जिम्मेदारी राजा का मंत्री दृष्टि बुद्धि देखता था, या फिर यह कह सकते हैं कि वह राज्य राजा का मंत्री दृष्टि बुद्धि ही चलाता था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंपमालिनी था, और राजा का जो मंत्री था उसका एक बेटा था जिसका नाम मदन था, और उसकी पुत्री का नाम विस्या था। मंत्री तो भगवत मार्ग से कोसों दूर था, परंतु उसका बेटा मदन हमेशा भगवत मार्ग पर ही चलता। इसीलिए जहाँ पर भोग विलास और मदिरा चलती, वहां पर कभी कभी ऋषि मुनि भी बुलाए जाते थे। वैसे दृष्ट बुद्धि को यह सब कुछ पसंद नहीं था, परंतु अपने बेटे के आगे वह कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन की बात है, जब राज दरबार में सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। उसी समय अचानक से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि चंद्रहास की थी। चंद्रहास अपने कोमल कंठ से प्रभु का गान कर रहा था। उसके साथ बहुत सारे बच्चे भी थे। जब यह सब कुछ मदन ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चंद्रहास को राज दरबार में बुला लिया। चंद्रहास को देखकर सभी ऋषि मुनियों ने कहा, दृष्टि बुद्धि यही आने वाले समय में इस राज्य का राजा बनेगा। यह बात सुनकर मंत्री का तो होश उड़ गया, क्योंकि वह अपने बेटे मदन को राजा देखना चाहता था। इसीलिए अब उसके मन में पाप जाग गया। उसने चंद्रहास को मारने की योजना बनाई। उसने अपने आदमी को कुछ धन का लालच दिया और कहा कि इसे ले जाकर जान से मार दो। वह आदमी सिर्फ चंद्रहास को लिया और वहां से चला गया। जब चंद्रहास ने देखा कि यह आदमी मुझे सुनसान जंगल की ओर ले जा रहा है, तो उसने भगवान सालिग्राम की मूर्ति निकाली और वहां पर अपना गान करने लगा। यह सुनकर वह आदमी का मन पिघल गया और उसने चंद्रहास को नहीं मारा। तभी अचानक से उसकी नजर चंद्रहास के पैरों पर गई। चंद्रहास के पैर में 6 उंगलियां थी। उस आदमी ने सोचा कि मैं इसकी एक उंगली काट लेता हूँ और राजा को दिखा दूंगा कि मैंने इसे जान से मार दिया। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अपनी तलवार निकाली और चंद्रहास की एक उंगली काट ली। वह आदमी चंद्रहास को वही छोड़कर वह उंगली लेकर चला गया। जब दृष्टि बुद्धि ने वह उंगली देखी तो वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि चंद्रहास को मार दिया गया है। जब सुबह हो गई तो जंगल से चंदनपुर का राजा वहां से गुजर रहा था। जब उसने एक गरुड़ स्वर में भगवान के गाने की आवाज सुनी तो वह चंद्रहास के पास गया। उसने चंद्रहास को अपनी गोद में उठा लिया। राजा का कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। वह चंद्रहास को लेकर अपने महल चला गया। अब उसने चंद्रहास का लालन पालन
एक राजकुमार की तरह करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चंद्रहास ने अपनी शिक्षा पूरी की। उसने शस्त्र विद्या में भी निपुणता पा ली थी। अब वह पूरी तरह से राजा बनने के योग्य हो गया था। चंदनपुर से हर साल 1000 मुद्रा कुंतलपुर कर के रूप में जाता था। इस बार राजकुमार चंद्रहास ने उस कर के साथ में और भी सारी चीजें भेजी। यह देख सभी लोग बड़ी सराहना कर रहे थे। जब राजकुमार के बारे में दृष्ट बुद्धि को पता लगा तो उसने सोचा कि क्यों ना चलकर चंदनपुर के राजा के बेटे से मिल लिया जाए। जब वह चंदनपुर पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो वही बालक है जिसे उसने मरवा दिया था। दृष्टि बुद्धि के मन में फिर से डर बैठ गया। उसे मुनियों की बात याद आ गई। उसने सोचा कि अगर यह जिंदा रहा तो कहीं ऋषि मुनियों की बात सच ना हो जाए या कहीं राजा ना बन जाए। इसीलिए उसने फिर से राजकुमार चंद्रहास को मारने की योजना बनाई। उसने एक खत लिखा और चंद्रहास को देते हुए कहने लगा, राजकुमार, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खत है। इसे ले जाकर कुंतलपुर में मेरे बेटे मदन को दे देना। राजकुमार चंद्रहास ने अपना घोड़ा उठाया और वे वहां से कुंतलपुर के लिए निकल पड़े। जब वह रास्ते में जा रहे थे, दिन का तीसरा पहर चल रहा था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाया और खुद पानी पीकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय वे कुंतलपुर की सीमा में पहुंच चुके थे। पेड़ की शीतल छाया में राजकुमार चंद्रहास को नींद आ गई। वे वहां पर सो गए। उसी समय राजकुमारी चंपमालिनी अपनी सखियों और मंत्री दृष्टबुद्धि की बेटी विषया के साथ वहां से गुजर रही थी। विषया की नजर राजकुमार चंद्रहास पर पड़ी। वे जब उनके पास गई तो इतना सुंदर राजकुमार देखकर वे सोचने लगी, यह कौन है। तभी अचानक से उनकी नजर उस खत पर गई। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने के लिए खोला। उसने देखा कि यह खत तो उसके पिता का है। उस खत में यह लिखा हुआ था, बेटा, यह राजकुमार जो तुम्हारे पास खत लेकर आया है, तुम इसे विष दे देना। यह पढ़कर विषया सोचने लगी, पिताजी इसे विष देने की बात क्यों कर रहे हैं। वह सोचने लगी, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है उनके लिखने में यह छूट गया हो, वे विषया लिखना चाह रहे हों, इसीलिए विषया की जगह पर विष लिखा हुआ है। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरा भाई इस राजकुमार के साथ मेरा विवाह करा दे। उन्होंने चुपके से उस खत में यह बना दिया और विष की जगह पर विषया हो गया। चुपचाप वह खत रखकर वहां से विषया चली गई। थोड़ी देर बाद जब राजकुमार चंद्रहास की नींद खुली तो उन्होंने वह खत उठाया और राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल पहुंचा, उसने खत मदन को दिया। मदन ने वह खत पढ़ा तो उसने खत में लिखे अनुसार अपनी बहन का विवाह अगले ही दिन राजकुमार के साथ करा दिया। जब राजकुमार चंद्रहास को वहां के राजा ने देखा तो वह सोचने लगी कि यह राजकुमार मेरी बेटी चंपमालिनी के लिए एक अच्छा वर है। जल्द ही मुझे इसका विवाह अपनी बेटी से करा देना चाहिए और फिर इसे राजगद्दी सौंपकर तपस्या में लीन हो जाना चाहिए। जब मंत्री दृष्ट बुद्धि को यह सब कुछ पता चला तो वह भागा भागा कुंतलपुर आ गया। उसने देखा कि उसकी बेटी का विवाह राजकुमार चंद्रहास के साथ हो चुका है। वह मन में सोचने लगा, भले ही मेरी बेटी विधवा हो जाए, परंतु मैं इसे मारकर ही रहूंगा। उसने राजकुमार चंद्रहास से कहा, बेटा, अब तुम मेरे दामाद हो गई हो। हमारे घर की परंपरा है कि विवाह के बाद नया जोड़ा कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाता है। राजकुमार चंद्रहास ने दृष्ट बुद्धि से कहा, ठीक है, मैं कल ही कुल देवी के दर्शन के लिए जाऊंगा। दृष्ट बुद्धि ने अपने आदमी को सारी बातें समझा दी और कहा, कल जैसे ही कुल देवी के मंदिर में जो कोई भी दर्शन करने के लिए आएगा, तुम उसे जान से मार देना। वह आदमी कुल देवी के मंदिर में छिपकर बैठ गया। अगले ही दिन राजा ने अपनी बेटी चंपमालिनी का विवाह
राजकुमार चंद्रहास से करने की ठान ली। जिस दिन कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना था, उसी दिन राजा ने मदन से कहा कि आज राजकुमार चंद्रहास और चंपमालिनी का विवाह करा दिया जाए। मुझे इस काम में कोई विलंब नहीं चाहिए। मदन ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमार चंद्रहास से कहा, देवी के दर्शन के लिए मैं चला जाता हूँ। तुम राजकुमारी चंपमालिनी के साथ विवाह करो। इधर राजकुमार राजकुमारी चंपमालिनी के साथ विवाह के लिए बैठ गया। उधर मंत्री का बेटा मदन कुलदेवी के मंदिर गया। कुलदेवी के मंदिर में पहुंचते ही उस आदमी ने मदन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इधर जब दृष्टि बुद्धि की नजर राजकुमार चंद्रहास पर गई, जिसका विवाह चंपमालिनी के साथ हो रहा था, विवाह संपन्न हो गया। दृष्टि बुद्धि ने सोचा, अगर ये यहाँ पर है तो फिर मंदिर में किसका वध हुआ है। उसे अचानक से अपने बेटे की याद आई। वह भागा भागा कुलदेवी के मंदिर गया। मंदिर पहुंचते ही उसने अपने बेटे का शरीर जमीन पर पड़ा देखा। उसे बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत ही अपना भी सिर अपनी तलवार से काट दिया और वहीं पर मर गया। मंत्री दृष्ट बुद्धि को जाते हुए चंद्रहास ने देख लिया था। वह भी उसके पीछे पीछे कुलदेवी के मंदिर तक पहुंचा। वहां पर देखकर उसे सारा माजरा समझ में आ गया था। उन्हें यह लगने लगा था कि उनकी वजह से दो लोगों की जान गई है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को खत्म करने की ठान ली। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार गर्दन पर मारनी चाहिए, तुरंत ही कुलदेवी प्रकट हुई और कहने लगी, आप यह क्या कर रही हैं? दृष्टि बुद्धि तो हमेशा से आपको मारना चाहता था, इसीलिए उसे उसके कर्मों का फल मिला है। और रही बात उसके बेटे मदन की, तो उसने विवाह के समय अपना शरीर आपको सौंप दिया था, इसीलिए उसका भी उद्धार हो गया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना है मांग लो। इस पर राजकुमार चंद्रहास कहने लगे, माता, आप मुझे ऐसा वरदान दें जिससे श्री हरि में मेरी भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और दृष्टि बुद्धि के अपराध को क्षमा कर दें। आप मेरे लिए इन दोनों को फिर से जीवित कर दें। कुलदेवी ने तथास्तु कहा और वे वहां से गायब हो गई। दोनों तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। अब दृष्टि बुद्धि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने राजकुमार से माफी मांगी। राजकुमार ने दृष्टि बुद्धि को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। अब तीनों राजमहल वापस लौट गए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।